चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट महारथी सेगमेंट में। आज हमारे साथ गौरव दुआ जुड़ रहे हैं। गौरव शेर खान बाय बीएनबी पारिबा के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और उनका पीएमएस संभालते हैं। गुड मॉर्निंग गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। गौरव, ये जो मारुति का आपने एक ऐड देखा होगा कि जहाँ पे एक छोटे से सरदार जी जो हैं ये बात कहते हैं कि क्या करें पापा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है। ये मिड कैप स्मॉल कैप का पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है। लोग अपने अपने रूफटॉप से चिल्ला रहे हैं कि भाई वैल्यूएशन महंगे है, कॉशियस हो जाओ, बट लिक्विडिटी है कि छोड़ ही नहीं रही है तेजी। आप कैसे इस दुविधा से कैसे आप जूझ रहे हैं? तो यस, पिछले जो इतनी बड़ी जो रैली आई है 4-5 महीने में, अप्रैल से शुरू होके, यस काफी स्पेसेस मिड कैप स्मॉल कैप में हैं जो एक्सपेंसिव हो गई हैं। इसीलिए हम अपने अपने इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि स्पेकुलेटिव स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स को इस लेवल पे आके जैसे चेज मत करिए। बट यस, मिड कैप स्मॉल कैप इज अ वेरी लार्ज स्पेस और यहाँ पे अभी भी स्टॉक्स हैं जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं हमको और यहाँ पे हमारे आइडियाज भी आ रहे हैं। इनफैक्ट हमने लास्ट 1 या 2 हफ्ते में अच्छे आइडियाज निकाले हैं स्मॉल कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में। चलिए सीधे उन आइडियाज़ के बारे में बातचीत करते हैं। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम यूज़ करेंगे। कुछ हमें आइडिया दीजिए कि कौन से नामों की तरफ आप रिसर्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, किस तरह के बिजनेसेस को एनालाइज कर रहे हैं। हेरिटेज फूड्स है, शैले होटल, लेमन ट्री। सो ये कुछ आइडियाज हैं जहां पे हमें अभी भी लगता है कि 25-30% का अपसाइड आराम से मिल सकता है। ये शैले फूड्स और लेमन ट्री, ये तो 2-3 साल पहले इनका आईपीओ आया था, मुझे याद है। और हालांकि इन्होंने अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की है और इन्होंने रूम्स ऐड किए बुरे समय में भी। आपको यहाँ से भी ग्रोथ दिख रही है? आपको होटल स्पेस में ऐसा नहीं लग रहा कि 75% रैली हो चुकी है या कहीं ना कहीं ये डिस्कवर्ड थीम हो गया है? आपको लग रहा है कि यहाँ से भी बिजनेस मोमेंटम जारी रहेगा? एक जो वैल्यूएशन मल्टीपल एक्सपेंशन होना चाहिए था वो हो गया है। पर अगर आप देखेंगे होटल में नेक्स्ट 2-3 साल भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी अर्निंग्स की जितनी ग्रोथ आएगी उसके हिसाब से आपको अपसाइड भी आएगी इसमें। यस, अगर आप कोई ऐसा स्टॉक देख रहे हैं जो 2 साल में डबल हो जाए, 3 साल में डबल हो जाए, वो ऐसे स्टॉक्स नहीं है। पर ये स्टॉक्स अच्छे नाम हैं और आपको स्टडी 20-25% काइंड ऑफ ग्रोथ देंगे अर्निंग्स में और उसके हिसाब से आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा इनमें। ओके, ठीक है। दुआ साहब, एक चीज़ और बताइए, पावर स्टॉक्स को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है और वो चल भी रहे हैं। अब स्टडी ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि अभी तो शुरुआत हुई है, शायद ये भी री रेट हो जाएं वैसे ही जैसे कि रेलवे काउंटर्स हो रहे हैं। आप इस थ्योरी में कितना दम रखते हैं सर? पावर की जो डिमांड में सर्ज आई है उसको लेके काफी पावर सेक्टर स्टॉक्स में हम लोगों ने उछाल देखा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज हैं स्पेस में, उसमें अभी भी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 4 से 8% का, चाहे वो एनटीपीसी हो, कोल इंडिया हो या फिर जैसे पावर ग्रिड हो। तो जहां पे आपकी वैल्यूएशंस भी चीप है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, ग्रोथ भी आ रही है, सेक्टर आउटलुक भी इंप्रूव हो रहा है, वहां पे हमने देखा है कि कि जैसे बाइंग इंटरेस्ट आया है। हाउएवर अगर मैं प्राइवेट स्पेस में जाता हूँ या वैल्यूएशन ढूंढना, कंफर्टेबल वैल्यू फ्रॉम हेयर, दैट इज बिकमिंग एक्सट्रीमली टफ टू फाइंड। गौरव, मुझे ये भी बताइए कि कौन से हिस्सों से आपने प्रॉफिट बुकिंग की है? कौन से हिस्से आपको बाजार के अब फेयरली वैल्यूड है, आप एंट्री अच्छे टाइम पे कर ली थी, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करने में चतुराई है? सो बेसिकली हमने अभी अभी से पावर सेक्टर की बात करी और आप ही के शो में कुछ 5-6 महीने पहले मैंने स्ट्रांगली एडवाइस किया था पावर फाइनेंस और जैसे आरईसी, यहाँ पे वो प्राइस टू बुक ऑफ जैसे 0.5 पे अवेलेबल थे। अभी ये दोनों स्टॉक्स अब प्राइस टू बुक ऑफ जैसे 1 के आसपास आ गए हैं।
वैल्यूएशन जो अंडर से वैल्यूएशन था वो उनका मोर और लेस हो गया है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने इधर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिड कैप आईटी, जहां पे आज से 6 महीने 8 महीने पहले काफी मिड कैप स्टॉक्स आपको प्राइस अर्निंग पे थे 10-12 की, वहां पे हमने बाइंग की थी। जेंसार टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टॉक है जो हमने 240 से 280 के बीच में बाइंग करी थी। वहां पे बहुत अच्छे आए हैं, गेन्स आए हैं, रिटर्न्स आए हैं, वहां भी हमारी थोड़ी बहुत से प्रॉफिट बुकिंग है। थर्ड स्पेस जहाँ पे हमने जैसे प्रॉफिट बुकिंग करी है वो है मिड कैप प्रॉपर्टी स्टॉक्स। सो वहां भी पिछले 5-6 महीने में 70-80% टाइप गेन आया है। जो वैल्यूएशन का कंफर्ट था वो अभी नहीं रह गया है, और ये सेलिंग दिस थिंग करके हमने कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर इंक्रीज किया है। ठीक है गौरव जी, आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी की है बैक टू बैक, जैसे आप बता भी रहे हैं कि आपने थोड़ा थोड़ा रियल एस्टेट में किया है। मेरे को एक चीज़ और समझनी है, इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी वापस से आई है। देश के प्रधानमंत्री ने बोला, आरबीआई गवर्नर खुद बोल रहे हैं। आप एफएमसीजी सेक्टर को इस समय कैसे रेट करते हैं? इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम की वजह से खरीदेंगे ही नहीं, या फिर स्पेसिफिक होके खरीदेंगे? और अगर स्पेसिफिक होके खरीद रहे हैं तो कोई एक दो नाम बता दीजिए। एक्चुअली इन्फ्लेशन से ज्यादा प्रॉब्लम है कि इस बारी का मॉनसून भी अच्छा नहीं रहा है, तो जो वॉल्यूम ग्रोथ आपकी एफएमसीजी में इस साल आने की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं शायद नहीं आएगी। वैल्यूएशन वाइज भी एफएमसीजी स्टॉक्स आर नॉट चीप एनीमोर। सो बेसिकली एफएमसीजी स्टेपल्स में हमारा एक्सपोजर आज की तारीख में काफी कम है। However, स्पेंडिंग स्पेस जो है, कंज्यूमर स्पेस में हमारा एक्सपोजर हमने लिया हुआ है वाया दिस ऑटोज एंड आल्सो दिस वाया होटल्स। मैं ये भी देख रहा था गौरव, आपने बीएसई लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बीएसई लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, वो भी एक स्टॉक हाल ही में ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। मैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में ये बात बताना चाहूँगा कि 15 जुलाई पे नए मैनेजमेंट हमारे यहाँ 18 स्वदेश में मिले थे, और उन्होंने खास तौर पे बताया था कि हमारा फोकस एफएनओ वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने का होगा। और पिछले कुछ दिनों में बहुत शार्प इंप्रूवमेंट हमने उनके एफएनओ वॉल्यूम्स में देखा। जो एफएनओ बहुत एनएससी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड था, लेकिन अब बीएसई का भी एफएनओ वॉल्यूम बड़े ब्रोकरों का इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक 1300 क्रॉस कर गया, आज भी 4% ऊपर है। आपको इसमें 2-3 साल आगे क्या ट्रिगर्स नजर आते हैं बिजनेस मॉडल में? तो हमने ये स्टॉक लेना चालू किया था 760 के आसपास, 750 से 850 के बीच में, 900 के बीच में एक्यूमुलेट किया था। थ्योरी यही थी कि स्टॉक की वैल्यूएशन। कहीं आपने स्वदेश में हमारा मैनेजमेंट इंटरेक्शन देखी तो नहीं ऐड किया था? क्योंकि 760 का ही भाव था लगभग 14-15 जुलाई पे। करेक्ट, जैसे वो भी था, पर हम जैसे बात भी करते हैं कंपनी से अच्छी तरह, और मैनेजमेंट से हमारी एक्सेल शीट भी होती है तैयार, पूरी स्टडी की जाती है, उसके बाद ही लिया जाता है। सो यस, ट्रिगर वाज आल्सो दैट they had come on TV on your show, and this talk was extremely encouraging for us. और जो बीएससी में हम ये देख रहे थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उन्होंने एक शॉर्ट टाइम में कैसे अपना मार्केट शेयर इंक्रीज किया है, बायबैक भी आया है, उनका स्टेक भी है सीएसडीएल में, सीडीएसएल में, और आगे एनएसडीएल का भी दिस थिंग आईपीओ आ रहा है, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। सो सारा कुछ ठीक लग रहा था हमें, पर जितना तेजी से इसमें उछाल आया है उतनी उम्मीद हमें नहीं थी। तो ये जो शॉर्ट टाइम में एप्रिसिएशन मिल गया ये स्टॉक में, ये हमारी उम्मीद से ज्यादा है। ठीक है
गौरव जी, अभी एक रिलायंस से एक शेयर डीमर्ज होके जियो फाइनेंशियल्स के नाम से अलग से हुआ है। वो 250-51 के आसपास चल रहा है, 261 पे अलग हुआ था, डिप लगा, वापस उसी रेट के इस इर्द गिर्द चल रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस जिस पे डीमर्ज हुआ है। आपने अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दी है सर, या अभी नहीं दी है? और अगर नहीं दी है तो उसके रीज़न, और अगर दे दी है तो उसके भी रीजंस। तो हमारे पास पोर्टफोलियोज में बेसिकली पेरेंट कंपनी था रिलायंस, तो हमें शेयर्स मिले जियो के उसमें। तो जो भी शेयर्स आए हैं मिले हैं वो हमने होल्ड किए हैं, पर हमने कुछ ऐड नया नहीं किया है। बेसिकली अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, वैल्यूएशंस में काफी कुछ जो अपसाइड होने वाला है बिजनेस में ऑलरेडी आ चुका है। तो उसको ध्यान में रख के हमने जैसे नया ऐड नहीं किया है, पर जैसे जो भी शेयर्स मिले हैं उसको होल्ड किया है अभी। डिफेंस, रेलवेज और हैवी इंजीनियरिंग स्टॉक्स में बड़ी रुचि है। आपने भारत फोर्ज अभी ऐड किया, लेकिन इन्होंने भी 2 महीने पहले एक एनालिस्ट डे किया था जिसमें डिफेंस से बहुत डिटेल में बताया है। आपको कौन सा हिस्सा भारत फोर्ज का सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है वैल्यू ऐड करता हुआ? डिफेंस से सबसे ज्यादा आएगी तेजी, रेलवे से आएगी, या ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग और जो काम करते आए हैं ये? भारत फोर्ज पहले क्या था, ऑल्सो ऑटो एंसिलरी स्टॉक हुआ था, माना जाता था। पर हमने ओवर द टाइम देखा है कि भारत फोर्ज इज बिकम अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। चाहे वो रेलवे स्पेंडिंग हो, डिफेंस स्पेंडिंग हो, सब जगह उनका हाथ है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनको जैसे ट्रैक्शन भी मिल रहा है। तो ये एक लार्ज प्लेयर है, रेपुटेड प्लेयर है, जिसका रेलवे प्ले भी है, डिफेंस प्ले भी है, आगे अच्छी ग्रोथ है, और जो थी वैल्यूएशंस भी अच्छी मिल रही थी। ये देख के हमने ऐड किया है इसको, अपना जिस भारत फौज को, और हमारे हिसाब से ये एक इस लेवल पे बाय एंड होल्ड स्टॉक है। गौरव जी, मैं जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स पे आना चाहता हूँ। हिडलबर्ग की रिपोर्ट के बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स में फॉल हुआ था इनके, लेकिन उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने उस डैमेज को ना केवल कंट्रोल किया, यानी कि उसके ऊपर आगे उस लेवल के ऊपर, बल्कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट अब और भी मिलने लगा है। उसमें से अडानी पावर, पोर्ट जैसी कंपनीज तो अव्वल नंबर की रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज पीछे छूट गई हैं, जैसे अडानी विल्मर उतना नहीं चला, टोटल गैस नहीं चला, ग्रीन के अंदर उतना दम नहीं आ रहा। आप इसको कैसे रेट करते हैं, इस पूरे ग्रुप को? कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, या फिर जिसको आप ऐड करना चाहें या फिर छोड़ना चाहें? वी डोंट होल्ड एनी कंपनी फ्रॉम अडानी ग्रुप। हमारे पास एक टाइम पे एसीसी था, बट एसीसी में जो उछाल आया है उसके बाद हमने एग्जिट कर दिया था। सो एसीसी अमूजा, और दूसरा जैसे अडानी पोर्ट, यहाँ पे जैसे हार्ड एसेट्स हैं, जैसे वैल्यूएशंस अच्छी है, बिजनेस अच्छे हैं, तो वहां पे हमारा एक लेवल ऑफ दिस कंफर्ट है। बाकी जो एंटिटीज का आपने नाम लिया है वहां पे हमारा ज्यादा स्टडी भी नहीं है, और हमें उसमें वैल्यूएशंस भी समझ नहीं आती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये एक अच्छे मार्केट के प्रैक्टिशनर की बात होती है कि जहां पे समझ में नहीं आता वहां पे काम करने का नहीं है। आपको अटेम्प्ट करने के पैसे नहीं मिलते हैं यहाँ पे आपको पैसा कमाने के पैसे मिलते हैं। गौरव जी, ये बताइए कि आप एनबीएफसी स्पेस को कैसे देख रहे हैं? एमएनएम फाइनेंस ने मॉर्गन स्टैनली की कॉन्फ्रेंस में 25% लोन ग्रोथ की गाइडेंस दी है, 15% श्रीराम फाइनेंस ने दी है। बाकी और भी एनबीएफसीज में ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अभी तक तो एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, लेकिन रिस्क है। आप एनबीएफसी को खेल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरीके से? देखिए, अगर आप थोड़ा जैसे ओवरऑल देखें, पिक्चर टॉप डाउन पिक्चर देखें, तो जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं, आपके एनबीएफसीज विल अंडर परफॉर्म, बैंक्स विल डू बेटर। तो अगर आप 2022 देखें तो बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया था, आपकी एनबीएफसी ने अंडर परफॉर्म किया था। पर जैसे जैसे एक सेंस आती है कि इंटरेस्ट रेट हाइक की जो साइकिल चल रही है वो कहीं ना कहीं हो गई है क्लोज टू पीक, तो क्या होता है कि इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होता है एनबीएफसीज में। और हम अगर नेक्स्ट 1.5-2 साल का बात करें तो कहीं ना कहीं 1.5-2% आपके इंटरेस्ट रेट में फॉल आएंगे। इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट,
always NBFCs will outperform. So since NBFC borrow from the wholesale, जब मार्केट होलसेल रेट नीचे जाते हैं तो NBFCs के स्प्रेड में एक्सपेंशन आता है. ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट साल 1.5 साल में क्या होगा, बैंक्स के जो स्प्रेड्स हैं, मार्जिन्स हैं, उसमें प्रेशर आएगा. तो इसके लिए हमारा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट 1, 1.5, 2 साल के लिए कहीं ना कहीं आपकी NBFCs विल आउट परफॉर्म दी बैंक्स. और इसमें काफी ऐसी NBFCs हैं जिन्होंने ट्रबल टाइम में भी अपनी एसेट क्वालिटी को काफी अच्छा रखा है. तो जो ऐसे प्लेयर हैं, 5 स्टार बिजनेस हो गया, अरमान आपका फाइनेंशियल्स हो गया, छोला हो गया, बजाज हो गया, सो ये सी जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं वहां पे हमारा ध्यान है. और ये सब और इसमें से कुछ स्टॉक्स हमारे पास हैं भी पोर्टफोलियो में. ठीक है गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बिल्कुल क्लियर विजन आपका था और साथ ही आपने जो बात रखी है वो अच्छे से समझ में आई है दर्शकों को. उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस जल्दी ही मुलाकात होने वाली है. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए.